This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. अपने पिछले वीडियो में हमने जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में बात की। कैसे बुरा समय इंसान को तोड़कर रख देता है कि वो अपने सोचने समझने की ताकत ही खो बैठता है और अक्सर गलत कदम उठा लेता है। फरवरी 2025 के महीने में ऐसे ही दो बड़े केसेस हमारे सामने आए, जिसमें पहला था हमारा पिछला वीडियो कलकत्ता की डे फैमिली का, और वहीं इसके ठीक एक हफ्ते बाद दूसरा मामला सामने आया केरला के तिरुवनंतपुरम से, जहां एक 23 साल के युवक ने फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने पूरे परिवार का ही खात्मा कर डाला। इस दर्दनाक हत्याकांड में उसने उन लोगों को तो मारा ही जिनसे वो बेहद नफरत करता था, साथ ही उन्हें भी मार डाला जिनसे वो बेहद मोहब्बत करता था। आज की हमारी कहानी है केरला से। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम के एक इलाके में स्थित है वेंजारामुड्डू पुलिस स्टेशन। 24 फरवरी 2025 की शाम 6 बजे के करीब 23 साल का एक युवक इस पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। उस वक्त पुलिस स्टेशन में कुछ गिने चुने पुलिस वाले ही थे। वो युवक कुर्सी पर बैठे एक पुलिस वाले के पास पहुंचा और उसने बोलना शुरू किया कि मेरा नाम अफान है, मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ कि मैंने आज 6 कत्ल किए हैं। वेंजारामुड्डू क्राइम के हिसाब से काफी शांत इलाका था, इसीलिए पुलिस वाले ने जब उसकी ये बातें सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद ये युवक मजाक कर रहा है। अब पुलिस वाले के चेहरे के अजीब हाव भाव देखकर उस युवक ने फिर से बोलना शुरू किया, आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने सच में आज 6 कत्ल किए हैं। मैंने आज 3 अलग अलग घरों में कुल 6 लोगों का कत्ल किया है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको एक घर का पता बताता हूँ, क्योंकि ये घर आपके पुलिस स्टेशन से बहुत नजदीक है। वहाँ आप किसी को भी भेजकर चेक करवा सकते हैं। उस घर में आपको 3 लाशें मिलेगी। इसके साथ ही वहाँ मैंने किचन के कुकिंग गैस का नॉब भी खुला छोड़ा हुआ है, ताकि घर में आग लगे और उन लाशों के साथ वो घर भी धमाके में उड़ जाए। अब ये सुनकर वहाँ बैठे सभी पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। ये युवक काफी सीरियस लग रहा था। फौरन 4 पुलिस वालों को उस पते पर भेजा गया। ये पता उस पुलिस स्टेशन से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही था। जब पुलिस वाले उस पते पर पहुंचे तो ये एक 2 मंजिला मकान था, जिसके गेट पर ताला लगा हुआ था। पुलिस को देखकर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठे होने लगे। पुलिस जब ताला तोड़कर उस घर में घुसी तो पूरे घर में गैस की तेज बदबू आ रही थी। पुलिस वालों को उस युवक की बात बताई गई थी, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने किचन में जाकर गैस का नॉब बंद किया। किचन से बाहर हॉल की तरफ आने पर उन्हें फर्श पर एक बच्चे की लाश नजर आई। ये 13 साल के एहसान की लाश थी, जो अफान का छोटा भाई था। उसके सर पर गहरी चोट थी, जिससे बहता हुआ खून फर्श पर फैला हुआ था। इसके साथ ही एक अजीब बात ये भी थी कि इस लाश पर और उसके आसपास 500 रुपए के नोट बिखरे पड़े थे। पुलिस वालों को इस घर में 3 लाशों के बारे में बताया गया था। एक लाश मिलने के बाद पुलिस वाले आगे बढ़े तो घर के डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर एक लड़की की लाश बैठी हुई पोजीशन में थी और टेबल पर आगे की तरफ लुढ़की हुई थी। इस लड़की के सर पर भी पीछे की तरफ गहरा जख्म था, जैसे किसी भारी चीज से वार किया गया हो, और वो वार इतना फोर्सफुली किया गया था कि सामने की तरफ से लड़की का चेहरा अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया था। ये लड़की अफान की गर्लफ्रेंड फरसाना थी। मेरे सामने टेबल पर एक तस्वीर भी रखी हुई थी, जिसमें अफान, उसकी अम्मी शमीना बेगम और छोटे भाई एहसान के साथ फरसाना भी थी। 2 लाशें मिलने के बाद पुलिस तीसरी लाश को ढूंढते हुए घर की पहली मंजिल पर पहुंची। वहां एक कमरे में बेड पर अफान की मां शमीना बेगम की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। साथ ही मां के गले में उनकी शॉल का फंदा लिपटा हुआ था। शायद उन्हें गला दबाकर मारने की कोशिश भी की गई थी। उनके सिर पर भी गहरे जख्म थे। अब पुलिस वालों ने फौरन वेंजारामुड्डू थाने में फोन करके 3 लाशें मिलने की खबर पहुंचा दी और इन लाशों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल की गई। पर जब मां की लाश को उठाया जा रहा था तो किसी ने नोटिस किया कि उनकी सांसें चल रही हैं, यानी वो जिंदा थी। उन्हें फौरन इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। उधर पुलिस स्टेशन में 3 लाशें मिलने की खबर से हड़कंप मच गया था, यानी थाने में बैठा अफान सच बोल रहा था। तो क्या उसने वाकई 6 कत्ल किए थे?
पुलिस वालों के पूछने पर उसने 2 और एड्रेस दिए, जिसमें एक पता उस पुलिस स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर का था और दूसरा 25 किलोमीटर दूर का था, एक जहां से दूसरे पुलिस स्टेशन का एरिया शुरू होता था। उस थाने के पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। वेंजारामुड्डू से भी एक पुलिस टीम उस पते के लिए निकल पड़ी। 20 किलोमीटर दूर अफान की दादी सलमा बीबी का घर था, जहां वो अकेली रहती थी। घर में एंटर करने पर पुलिस ने देखा कि 88 वर्षीय सलमा बीबी घर के ड्राइंग रूम में फर्श पर मरी पड़ी थी। उनके सर पर कई गहरे घाव थे। अब तक कुल 4 लाशें बरामद की गई थी, जिसमें से एक अफान की मां किस्मत से भी जिंदा थी। अब उसी घर से 5 किलोमीटर दूर तीसरा घर का पता था। ये अफान के चाचा का घर था। उस घर का गेट बाहर से बंद था। दरवाजा खोलकर जब पुलिस उस घर में दाखिल हुई तो वहाँ नजारा बहुत ही भयानक था। वहाँ एक कुर्सी पर अफान के चाचा अब्दुल लतीफ की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। देखकर ही लग रहा था कि उनका कत्ल बहुत ही ब्रूटल तरीके से किया गया है। उनके सर और चेहरे का आधा हिस्सा गायब हो गया था। वहीं घर के किचन में चाची शाजिदा की लाश पड़ी थी। उनके सर पर भी गहरे जख्म के निशान थे, जैसे उन पर कई बार वार किए गए हों। यहाँ का पूरा सीन बहुत ही दिल दहलाने वाला था। जैसे ही इन सभी लाशों के मिलने की खबर वेंजारामुड्डू पुलिस स्टेशन में पहुंची, अफान को अरेस्ट करके दोबारा से उससे पूछताछ शुरू हुई। पर अब अफान फिर से बोला कि आप कुछ पूछें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मैं भी मरने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी जहर पी लिया है। अब उसकी ये बात सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। 2-3 घंटों से वो थाने में बैठा था। इतने बड़े कांड का आरोपी अगर यूं ही थाने में मर गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए आनन फानन में उसे पुलिस की गाड़ी में ही नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। थाने में भी उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अजीब थी। उसे देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे वो किसी नशे में था। हॉस्पिटल में टेस्ट करने के बाद पता चला कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था। अब इस शांत इलाके में 6 लोगों के कत्ल से हंगामा मच गया था। अफान ने ये सब क्यों किया और कैसे किया, इन सवालों के जवाब तो अफान ही दे सकता था। उसके ठीक होने के इंतज़ार में पुलिस ने उन तीनों एड्रेसेस के आसपास से अफान के बारे में पता करना शुरू किया। अफान एक पढ़ा लिखा अच्छे अमीर घर का लड़का था। परिवार में उसके पिता अब्दुल रहीम, माँ शमीना बेगम और 13 साल का छोटा भाई एहसान था। अफान के पिता कई सालों से सऊदी अरब में नौकरी करते थे। ये काफ़ी पैसे वाला और खुशहाल परिवार था। परिवार के पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध थे। खासकर अफान की तो वहाँ सभी तारीफ करते थे कि पिता की गैर मौजूदगी में उसने घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। खासकर अपने छोटे भाई को तो वो बहुत प्यार करता था। सब यही कहते थे कि अफान अपने छोटे भाई पर जान छिड़कता था, लेकिन अगर ऐसा था तो अफान ने उसकी जान क्यों ली। फरसाना अफान की गर्लफ्रेंड थी, जो उसके पड़ोस में ही रहती थी। दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। कहीं कोई नाराजगी या दुश्मनी नहीं थी और ना ही इन दोनों के रिश्ते से किसी को एतराज था। तो फिर इस कत्लेआम के पीछे असली मकसद क्या था? अगर उसे सबको मारकर अपनी जान ही देनी थी तो ये काम वो घर पर भी कर सकता था। घर से इतने दूर पुलिस स्टेशन में जाकर जहर पीने की क्या जरूरत थी, जहां उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और उसकी जान बच गई। पुलिस उसके ठीक होने का इंतजार कर रही थी और उसी हॉस्पिटल में उसकी मां शमीना बेगम का भी इलाज चल रहा था। उसके होश में आने के बाद पुलिस ने उससे फिर से पूछताछ की। तब उसने अपने बयान में पूरी कहानी सुनाई। अफान ने बताया कि उसके पिता कई सालों से सऊदी अरब के दम्माम में काम करते थे। पिछले 7 सालों से तो वो घर ही नहीं आ पाए थे, क्योंकि दम्माम में पिता पर काफी कर्जा हो गया था। तब पिता ने भारत में अपनी प्रॉपर्टी घर बेचकर कर्जा चुकाने का फैसला किया था। उनके कर्जे के चलते वो घर पर पैसा भी नहीं भेज पा रहे थे। यही वजह थी कि यहाँ घर में पैसों की तंगी होने लगी। अफान और उसकी अम्मी ने इस हालात को संभालने की बहुत कोशिश की। अफान ने भी अपना कुछ काम शुरू किया। इसके चलते उन्होंने काफ़ी कर्जा भी लिया, लेकिन वो काम नहीं चल पाया। इस समय अफान की अम्मी को कैंसर होने का भी पता चला। इलाज के बाद उनकी हालत में तो सुधार हुआ, पर इसमें काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ और ये सारा पैसा कर्जे के तौर पर लिया गया था। तंगी के चलते अफान ने अपने चाचा से 1.5 लाख रुपए का कर्जा लिया था। इसी बीच कोरोना आने से तो हालात और भी बिगड़ गए। सऊदी अरब में पिता के सर पर कर्जा था और इधर बीमारी और तंगी के चलते माँ और अफान के सर पर भी कर्जा हो चुका था। अफान की दादी के पास काफ़ी पैसा जमा था। उधर चाचा के भी घर के हालात काफ़ी अच्छे थे, पर अफान ने बताया कि उन्होंने कभी भी परिवार की मदद नहीं की।
2021 के बाद 3 सालों में ही अफान का परिवार कर्ज के जाल में फंस चुका था। रिश्तेदारों के अलावा इन्होंने इलाके के सूदखोरों से भी पैसे उधार ले रखे थे और ये कुल 65 लाख का कर्जा हो चुका था। अफान की अपनी कोई कमाई नहीं थी, पिता की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी, तो उसने एक बार फिर अपने चाचा से पैसों के लिए गुहार लगाई, पर इस बार चाचा ने साफ इनकार कर दिया और यही नहीं, अपने पहले दिए हुए 1.5 लाख रुपए भी वापस मांगने शुरू कर दिए। इसी दौरान चाची ने कुछ बातें भी कही जो अफान को बहुत बुरी लगी। 23 साल का अफान इस तनाव और प्रेशर को झेल नहीं पा रहा था। घर के हालात से वो फ्रस्ट्रेटेड और बहुत गुस्से में था कि हम मुसीबत में हैं, माँ बीमार है, पिता देश से बाहर कर्जे में है और इस बुरे वक्त में दादी और चाचा पैसा होते हुए भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे अफान को ये लोग अपने दुश्मन लगने लगे। अफान को इनसे इतनी नफरत हो गई कि उसने फैसला कर लिया कि वो इन तीनों को मारकर खुद भी मर जाएगा। पर यहीं उसे ये ख्याल सता रहा था कि इन्हें मारने के बाद वो भी मर जाएगा तो उसकी माँ और भाई का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा। और इसके साथ ही उसकी प्रेमिका फरसाना तो उसके बिना जिंदा ही नहीं रह पाएगी। उसका कहना था कि मैं इन तीनों से इतनी मोहब्बत करता था, इसीलिए उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकता था। यही उसने फैसला किया कि वो अपने दुश्मनों को मारने के साथ इन तीनों को भी मार देगा और खुद भी जान दे देगा, ताकि किसी को बाद में उसके बिना तड़पना न पड़े। 24 फरवरी 2025 को इस हत्याकांड की शुरुआत अफान ने सबसे पहले अपने घर से ही की थी। उसका छोटा भाई स्कूल गया हुआ था। 11 बजे के करीब अफान अपनी अम्मी के कमरे में गया। उसकी बीमार माँ वहाँ सो रही थी। इसने माँ की शॉल उठाई और उनके गले में लपेटकर फंदा कसना शुरू कर दिया। माँ कुछ देर छटपटाई और फिर शांत हो गई। उन्हें मरा हुआ समझकर अफान ने माँ के सोने के कान के जेवर लिए और घर से निकल गया। यहाँ से वो सीधा पास ही एक फाइनेंशियल कंपनी की शॉप पर गया। वहाँ उस सोने के जेवर को बेचकर उसे करीब 7400 रुपए मिले। रुपए लेकर वो मार्केट गया। यहाँ से उसने एक छोटा बैग, एक हथौड़ा और चूहे मारने की दवा खरीदी। फिर वो वापस लौटकर घर आया और फिर माँ के कमरे में चेक करने के लिए गया। यहाँ उसने पाया कि उसकी माँ की सांसें अभी चल रही हैं। ये देखकर अफान ने बैग से हथौड़ा निकाला और बेसुध पड़ी माँ के सर पर 2-3 वार कर दिए। जब उसे तसल्ली हो गई कि माँ की मौत हो चुकी है, इसके बाद उसने वही हथौड़ा उठाया और अपने बैग में रख लिया। दोपहर 12 बजे के करीब वो अपनी बाइक पर हथौड़े वाले बैग को लेकर घर से निकल गया। अपने घर से 20 किलोमीटर दूर ये अपनी दादी सलमा बीवी के घर पहुंचा। वो वहाँ अकेली रहती थी। दादी ने दरवाज़ा खोला। थोड़ी बातचीत के बाद जैसे ही दादी पीछे की तरफ मुड़ी, अफान ने बैग से हथौड़ा निकालकर दादी के सर पर पीछे से वार किया। दादी सिर पकड़कर वहीं फर्श पर गिर पड़ी। उसने 2-3 और हथौड़े के वार दादी पर किए। 88 साल की दादी की वहीं मौत हो चुकी थी। अफान ने फिर से हथौड़ा उठाया, बैग में डाला और बाइक लेकर इस घर से 5 किलोमीटर और आगे चाचा के घर पहुंच गया। वहाँ चाची ने दरवाज़ा खोला और वो किचन में चली गई। उसके चाचा अब्दुल लतीफ़ वहीं कुर्सी पर बैठे थे। बातचीत करते करते अफान उनके पीछे की तरफ गया और हथौड़ा निकालकर एक के बाद एक चाचा के सर पर वार करता चला गया। चाचा वहीं कुर्सी पर लुढ़क गए, पर अफान बिना रुके उनके सिर और चेहरे पर वार करता ही जा रहा था। उसने 20 से भी ज्यादा बार अपने चाचा के सिर और चेहरे पर वार किए, इसीलिए उनका आधा सिर और चेहरा गायब हो चुका था। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि चाचा को चीखने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए किचन में चाची को भी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद अफान ने किचन में चाय बना रही चाची के सर पर भी पीछे से हथौड़े से वार करना शुरू किया। वो वहीं फर्श पर गिर पड़ी। अपनी नफरत में अफान इतना अंधा हो चुका था कि उसने चाचा के बाद चाची को भी उसी तरह से एक के बाद एक वार करके मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद गेट बंद करके वो अपनी बाइक पर बैठा और फिर वापस 25 किलोमीटर बाइक चलाकर अपने घर आ गया। अब शाम के 4 बजने वाले थे। अपनी योजना को वो आधा अंजाम दे चुका था। सुबह 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ये 4 कत्ल कर चुका था। अब उसे उनका कत्ल करना था जिन्हें वो बेपनाह मोहब्बत करता था, यानी उसका भाई और उसकी प्रेमिका, जिसके लिए उसे बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी। घर के पास ही एक पार्क में बैठकर उसने काफ़ी ड्रिंक किया और वहीं से फरसाना को फ़ोन करके घर पहुंचने को कहा। अफान अपने घर पहुंचा तभी उसका भाई भी स्कूल से आ गया। उसने उसे बहुत प्यार किया और पैसे देकर एक रेस्टोरेंट से उसका फेवरेट अरेबियन फूड लाने को कहा। एहसान खुशी खुशी पैसे लेकर खाना लेने के लिए चला गया।
इसी बीच फरसाना जो पड़ोस में ही रहती थी वो भी वहां पहुंच गई। बातचीत करते करते फरसाना डाइनिंग टेबल की एक चेयर पर जाकर बैठ गई। अफान उसके पीछे गया और हथौड़ा निकालकर एक जोरदार वार फरसाना के सर पर किया। ये एक वार ही इतना पावरफुल था कि फरसाना का चेहरा ही सामने से डिसलोकेट हो गया था और उसकी बॉडी वहीं टेबल पर लुढ़क गई। कुछ देर बाद ही अफान का भाई खाना लेकर लौट आया। एहसान जैसे ही डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा, अफान ने हथौड़े से अपने उसी छोटे भाई के सर पर भी जोरदार वार किया जिसे वो जान से भी ज्यादा चाहता था। 13 साल का एहसान एक ही वार से फर्श पर गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया। उसके मरने के बाद अफान ने अपनी जेब में बाकी बचे हुए 500 रुपए के नोट निकाले और भाई की लाश पर उछाल दी। इसके बाद जेब में वो चूहे मारने की दवा लेकर वेंजारामुडू पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जहां उसके बयान ने पूरे थाने को हिलाकर रख दिया। जब पुलिस वाले उसके बयान को कंफर्म करने के लिए भागदौड़ कर रहे थे, उसी वक्त पुलिस स्टेशन में बैठे हुए अफान ने जेब से चूहे मारने की दवा निकालकर पी ली थी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। अफान के इस बयान के बाद जैसे ही उसकी तबीयत ठीक हुई, उसे ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया। इसी हॉस्पिटल में उसकी अम्मी का भी इलाज चल रहा है, पर उन्हें इस पूरे हत्याकांड की कोई खबर नहीं दी गई है, क्योंकि होश में आने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उनके हिसाब से तो पलंग से गिरने की वजह से उनके सर पर चोट लगी है। उधर इस घटनाक्रम के बाद अफान के पिता भी सऊदी अरब से वापस आ गए हैं। परिवार के सब लोगों को खोने के इस गम से वो बुरी तरह से टूट गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें इस 65 लाख के कर्जे की कोई भी जानकारी नहीं है। उन्हें नहीं पता था कि अफान किस परेशानी से गुजर रहा था। वो बहुत दुखी हैं और पत्नी के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस भी अभी जांच में लगी है कि क्या कर्जा और आर्थिक तंगी ही इस हत्याकांड की वजह थी। 23 साल का अफान क्यों इतने तनाव में था? वो पढ़ा लिखा था और कहीं जॉब कर सकता था। पैसों की ज़रूरत तो थी, पर वो घर बेचकर कर्जा उतार सकते थे। यहाँ ये सवाल भी उठता है कि अगर उसको सबको मारकर अपनी जान ही देनी थी, उसने घर से दूर पुलिस स्टेशन में जाकर जहर क्यों पिया, जहाँ उसे आसानी से हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया और उसकी जान भी बच गई। और फिर ऐसी क्या फ्रस्ट्रेशन थी कि उसने उन 3 लोगों को तो मारा ही जिनसे वो बेहद नफरत करता था, पर साथ ही अपनी जान से प्यारे 3 और लोगों को भी मार डाला जिनसे वो बेहद मोहब्बत करता था। वजह कोई भी हो, जिंदगी बहुत ही कीमती होती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आत्महत्या या हत्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपका इस कहानी के बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।